नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं वे कौन से विषय हैं जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हमारे आज की करंट अफेयर न्यूज़ है और सभी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में प्रत्येक करंट अफेयर न्यूज़ पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। चलिए इस चर्चा से पहले आप सभी लोगों के साथ में एक न्यूज़ भी साझा करना चाहूँगा। यह न्यूज़ संस्कृति आईएएस के द्वारा शुरू किए गए एक सामान्य अध्ययन कोर्स की है जो प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड है। यह जो कोर्स है यह हाइब्रिड कोर्स है, यानी कि आपको ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों ही तरह से क्लासेस दी जाएंगी। तो ये कोर्स शुरू हो रहा है दिल्ली में 3 अक्टूबर को। यदि आप नहीं आ सकते दिल्ली पढ़ने के लिए तो आप ऑनलाइन मोड पे ये सभी क्लासेस ले सकते हैं। तो क्लासेस लेने के लिए जल्दी से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि संस्कृति आईएएस एक ऐसी संस्था है जहां एक नहीं बल्कि हर शिक्षक है श्रेष्ठ। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी पहली करंट अफेयर न्यूज़ क्या कह रही है। तो एक खबर आई है आज ही, केंद्र शासित प्रदेश मुंबई, एक नेता है कांग्रेस के मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो जो नेता है वह उनका नाम है नाना पटोले। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देते हुए यह बताया कि संसद का जो विशेष सत्र अब होने वाला है इसका मुख्य उद्देश्य मुंबई को एक यूटी बना देना है। यानी कि एक इनकी जो स्टेटमेंट थी, अभी कोई आधार तो नहीं है उस स्टेटमेंट का, बट उसके बावजूद यह स्टेटमेंट कई महत्वपूर्ण बातों को शामिल किए हुए है। सबसे पहली खास बात तो देखिए, हम सभी ये बात जानते हैं कि हमारी जो नेशनल कैपिटल है पॉलिटिकली वह तो दिल्ली ही है, बट उसके बावजूद हमें यह बात भी पता है कि मुंबई हमारी वाणिज्यिक राजधानी है। तो इसी क्रम में जब हमारी वाणिज्यिक राजधानी है तो आने वाले समय में इसको लेकर सरकार का क्या रुझान होगा ये तो सरकार ही समय आने पर बताएगी। बट इनकी जो स्टेटमेंट थी, अगर हम इस स्टेटमेंट को साइड भी कर दें तो उसके बावजूद हमारे सामने यह प्रश्न है कि किसी शहर को या किसी पूरे राज्य को किस प्रकार से यूटी बनाया जाता है। मैं पिछला एग्जाम्पल आप लोग को देना चाहता हूँ। पिछला एग्जाम्पल जो मेरे पास है वह वर्ष 2019 का है। तो इस समय एक पूरे राज्य का विभाजन किया गया और विभाजन के साथ ही उन दोनों ही क्षेत्रों को यूटी बना दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। पहले ये पूरा क्षेत्र जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में जाना जाता था और इसको एक्चुअल में एक स्टेट का दर्जा प्राप्त था। लेकिन क्या हुआ कि सरकार ने विधेयक तैयार किया और जो विधेयक जब उसको पारित कर दिया तो दोनों ही क्षेत्र तैयार हुए, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों ही यूटी बना दिए गए। तो यूटी हम सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश होता है, यानी कि जो व्यवस्था चलेगी वह केंद्र के मानकों के अनुरूप चलेगी और केंद्र सरकार के अधीन रहेगी प्रत्यक्ष रूप से। इतनी बात क्लियर है सभी लोग को। तो कैसे किसी क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है कि दो राज्यों का क्षेत्र मिलाकर के बनाया जाए, थोड़ा थोड़ा क्षेत्र दोनों राज्यों से ले लिया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पूरे राज्य को अनाउंस कर दिया जाए यूटी, या फिर उसके किसी एक क्षेत्र को अनाउंस किया जाए। हो कुछ भी सकता है, ठीक है। बट क्या है कि प्रोविजन सेम है, नियम जो है, कायदे जो हैं, जो भी तरीका है वह सब कुछ केंद्र सरकार के अधीन है। हालांकि व्यवस्था यह भी है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होनी चाहिए। राष्ट्रपति जब पूर्व सहमति दे देगा तो उसके बाद ही वह विधेयक संसद में जाएगा। तो प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रोसेस में सबसे पहली भूमिका होती है सरकार की। जो केंद्र सरकार होती है पहले तो वो तैयार करती है एक पूरा विधेयक। जब सरकार विधेयक तैयार कर लेती है तो विधेयक जाता है उसके बाद में हमारे प्रेसिडेंट के पास में, जो भारत के महामहिम होते हैं, और उसके बाद में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट पहले अप्रूव करते हैं उसको कि क्या उनके द्वारा दिया गया प्रस्ताव ठीक है या नहीं। जिस समय प्रेसिडेंट के पास दिया था तो प्रेसिडेंट चाहे तो उस प्रस्ताव को स्टेट के पास भेज देते हैं, जनरली भेज दिया जाता है। बट स्टेट उसके ऊपर जो भी राय दे, चाहे वो पक्ष में राय दे दे, चाहे वो फिर विपक्ष में राय दे, वो कहे कि यूटी बना दीजिए, या फिर वो यह भी कह सकता है कि यूटी नहीं बनाना है। तो जब वहां से सारी सिफारिशें या उनके जो भी विचार हैं वह वापस से प्रेसिडेंट के पास आते हैं, प्रेसिडेंट उस पूरे के पूरे बिल को विचारों सहित संसद को भेज देती है। जब संसद में वह सभी विचार या सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ना तो भारत के राष्ट्रपति और ना ही हमारी देश की सरकार उन सुझावों को मानने के लिए बाध्य है। यानी कि जो राज्य सरकार के जो भी विचार होंगे वह सभी विचार एक तरह से सिर्फ विचार होते हैं, सुझाव होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते सरकार के ऊपर। तो इसीलिए मर्जी है सरकार की, वो माने या ना माने, करनी उसने अपने मन से ही है। जो भी वो करेगा और अपने मन से काम करते हुए चाहे तो वो उस क्षेत्र को यूटी बना दे या फिर वो ना भी बनाए। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो पूरा यह प्रोसेस था। बट ये जो पूरा प्रोसेस है ये किस प्रकार से फॉलो किया जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये फॉलो किया जाता है एक्चुअल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुरूप। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में यह बात बताई गई है कि किस क्षेत्र को आप नेचर बदल सकते हैं। जैसे कि कोई नया राज्य बनाना हो तो आप नया राज्य कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ही नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अधिकार आपको, ठीक है। नया मतलब जो वर्तमान में अभी एग्जिस्ट करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो एक्चुअल में अनुच्छेद 2 होता है ना, अनुच्छेद 2
ऐसे राज्यों की बात करता है जो अस्तित्व में नहीं है अभी, बट आप उनको बना सकते हैं, ठीक है, या किसी दूसरे राज्य का अधिग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी राज्य के रूप में या केंद्र शासित के प्रदेश के रूप में या किसी शहर के रूप में भारतीय सीमाओं के अधीन है, उसके बाद आप उसका नेचर बदलेंगे, या तो आप उसको स्टेट बनाएं या फिर आप स्टेट की जगह उसको यूटी बनाएं। ये आपको अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 3 में। इसके साथ साथ ही दो क्षेत्रों को मिलाकर, किसी एक क्षेत्र को घटाकर या बढ़ाकर भी आप यह काम कर सकते हैं। किसी राज्य की सीमा को बदलना या उस राज्य के नाम को बदलना, किसी यूटी की सीमा को बदलना या किसी यूटी के नाम को बदलना, यह उल्लेख भी हमें संविधान के अनुच्छेद 3 में ही मिलता है। यानी कि आपको कोई भी काम करना होगा तो वह सब कुछ इसके अनुरूप ही चलने वाला है। तो आप लोग को याद रखना है, अगर नए राज्यों की स्थापना कर रहे हैं या किसी दूसरे राज्य को जो भारत की सीमा से बाहर है उसको हम शामिल कर ले रहे हैं, तो वह सब काम अनुच्छेद 2, और जो भारत की सीमा में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यदि उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं तो संविधान का अनुच्छेद 3। इसके साथ साथ आप लोग को एक खास बात यहाँ पर यह भी याद रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 4 क्या कहता है, क्योंकि यह बहुत खास है, अपने आप में बहुत बारीक सी छोटी सी बात कहता है, लेकिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 4 में कही गई बात। तो अनुच्छेद 4 आपको बताता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के बारे में कि सरकार अनुच्छेद 2 के अनुरूप कोई काम करे या अनुच्छेद 3 के अनुरूप कोई कार्य करे। इस कार्य के तहत किया गया कोई भी संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, ऐसा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 4 में। इसके पीछे की कहानी क्या मैं बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि अनुच्छेद 2 और 3 में आप महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन ये जो कार्य होता है यह एक्चुअल में हम लोग कर रहे हैं इंडिया की डेमोग्राफी के अंदर, यानी कि हम किसी राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उसकी सीमा का परिवर्तन कर रहे हैं, नेचर का परिवर्तन कर रहे हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग संविधान के नेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है ये तो वही का वही रहेगा, ना ही उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम है सभी क्षेत्रों के लिए ना। तो इसीलिए अनुच्छेद 4 में उल्लेख किया गया कि अनुच्छेद 2 और 3 में आप किसी भी प्रकार से कोई भी संशोधन कर लें, बट उसको आप अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं मानेंगे, यानी कि वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। स्टार्टिंग में ही है संविधान शुरू होता है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और 4, और सभी बेहद महत्वपूर्ण। कहानी क्लियर है सभी लोग को। तो इस प्रकार से किसी क्षेत्र को, चाहे वह पूरा राज्य हो, पूरा यूटी हो या फिर कोई उसका क्षेत्र ही क्यों ना हो, इस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है अनुच्छेद 3 के अधीन। इसके साथ ही मैं आप लोग को यह भी बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में जो भारत में व्यवस्था है, तो भारत की व्यवस्था के अनुसार फिलहाल हम लोग के पास में जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, और इन दोनों ही प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश जो हैं यह राष्ट्रपति के अधीन काम करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, क्योंकि क्या होता है कि राष्ट्रपति के ऊपर जिम्मेदारी होती है सेंटर की। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। वह प्रतिनिधि कौन होता है? तो चाहे वह एक प्रशासक हो सकता है, यानी कि उसको हम लोग सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं। तो यह एक एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा हम जनरली देखते हैं कि जो यूटी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर होता है एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल की नियुक्ति भी की जाती है। इसके साथ साथ एक और पद है, यह पद होता है मुख्य आयुक्त का। तो उसको भी जिम्मेदारी कई बार दे दी जाती है किसी यूनियन टेरिटरी की। तो यह मुखिया होते हैं आधिकारिक रूप से, और इनके अनुरूप ही, यानी कि इनके नाम पर ही राज्य में काम किया जाता है। जैसे कि हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की एक खास बात यह है कि वो यूटी है, बट यूटी के साथ साथ वो देश की राजधानी भी है। तो दोनों ही स्थितियों के आधार पर सारी व्यवस्था तैयार की गई है। तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो व्यवस्था संभालता है पूरी की पूरी। ठीक है, जैसे कि चंडीगढ़ हमारे पास यूटी है, चंडीगढ़ में सारा काम संभालते हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब। तो इस प्रकार से व्यवस्था बटी हुई है पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर ही। क्लियर है बात सभी? यह क्षेत्र केंद्र सरकार के अधीन होता है राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए एक प्रतिनिधि के माध्यम से। 2 प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। कैसे कैसे होते हैं जरा समझते हैं। तो एक्चुअल में जो पहले कैटेगरी है वह ऐसी है विधानसभा वाले यूटी, यानी कि भारत में हर एक यूटी को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने लिए एक विधानसभा बना पाए। तो कुछ गिने चुने ही हैं यूटी, जैसे कि जम्मू कश्मीर, बट इलेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर अभी। तो अभी तक यहाँ पर यूटी बनने के बाद कोई सरकार फॉर्म नहीं हुई है। इसके अलावा दिल्ली, तो दिल्ली की भी यह वाली स्थिति है कि आप यूटी हैं बट आपके पास विधानसभा है, और सेम कंडीशन पुडुचेरी के साथ भी बनी हुई है। इसके अलावा हमारे पास में 5 ऐसे यूटी हैं वर्तमान में। टोटल जो नंबर है यूटी का वो 8 है अभी। ठीक है, तो 3 के पास तो अपनी विधानसभा है, लेकिन 5 के पास में विधानसभा नहीं है, चाहे वह अंडमान निकोबार हो, चंडीगढ़ हो, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप या लद्दाख हो।
तो इनके पास अपनी अभी विधानसभा नहीं है। लद्दाख के लिए कोई भी खास घोषणा नहीं हुई है कि विधानसभा रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तक मामला यूं ही चल रहा है। क्लियर बात। तो इस प्रकार से व्यवस्था पूरी होती है। जहां मुख्यमंत्री होते हैं वहां वे प्रशासन संभालते हैं, जहां मुख्यमंत्री नहीं है तो वहां के लिए एक प्रतिनिधि होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वही पूरी की पूरी व्यवस्था संभाल लेता है। क्लियर है बात सभी को। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा क्षेत्र डिफाइन होता है यूटी। बाकी अब इस वीडियो को देखने के बाद, इतनी बात समझ लेने के बाद, ज़रूरी यह भी है कि आप लोग मुझे यह बताएं कि मुंबई जिस प्रकार का क्षेत्र है, तो क्या मुंबई को अकेले यूटी बन जाना चाहिए? क्योंकि पूरा महाराष्ट्र तो यूटी नहीं बन सकता, महाराष्ट्र तो रहेगा स्टेट ही। तो ऐसी स्थिति में जो यूटी बनेगा वह सिर्फ मुंबई बनाएगा। यदि केंद्र सरकार चाहेगी तो पूरा अधिनियम लाएगी, उसको पारित करेगी, तो उस स्थिति में। बट आप लोग क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, मुंबई यूटी होना चाहिए या नहीं? मुझे आप कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोग किस तरफ हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों ने व्यवस्था की आपके लिए एक प्रश्न की, एक सरल सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, आप लोग जिसका आंसर मुझे कॉमेंट में देके आंसर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। मिशन समुद्रयान की बात हम लोग कर रहे हैं। तो मिशन समुद्रयान फिर एक बार चर्चाओं में आ गया है। पहले भी मैंने आप लोग के साथ इसको डिस्कस किया था, फिर डिस्कस करता हूँ। कारण या कहानी क्या है? तो कारण है इसके पीछे पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये अभी विजिट किए हैं जहाँ पर हमारा मत्स्य 6000 जो पनडुब्बी है, एक मानव युक्त पनडुब्बी है, इसमें 3 लोग बैठ करके जाने वाले हैं अभी समुद्र के अंदर। तो अभी इन्होंने विजिट किया और इसकी जांच पड़ताल की, मुआयना किया और जांच की, पता किया कि अभी क्या प्रोग्रेस चल रही है, कितने समय और लगेगा और कब तक हम इस तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो वह सभी चीज़ इन्होंने बात की। ट्वीट करते हुए इन्होंने हर एक चीज़ बताई और कहा कि नेक्स्ट इज समुद्रयान, क्योंकि हम लोग रेगुलरली वर्क कर रहे हैं। चंद्रयान भेजा, ठीक है, अब सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 भी हम लोग भेज चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी कह रहे हैं कि अब समुद्र की खोज पे निकलते हैं। बहुत अंतरिक्ष ढूंढ लिया, अंतरिक्ष में बहुत घूम लिया, अब थोड़ा सा समुद्र की गहराइयों को नापते और देखते हैं कि क्या खास है समुद्र के नीचे। तो सब बातें इन्होंने अपने इस ट्वीट में की थी। तो कुछ खास बातें जरूरी हैं कि हम लोग याद रखें, डिस्कस करें कि क्या क्या एक्चुअल में इसके तहत होने वाला है। तो समझते हैं जरा। तो सबसे पहली बात मिशन समुद्रयान की। देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक्चुअल में एक पनडुब्बी मत्स्य जिसको बोलते हैं ना, उसको समुद्र की गहराइयों में भेजा। कितना गहराइयों में? यहाँ पर जो ये 6000 लिखा हुआ, इसका अर्थ यह है कि पनडुब्बी का नाम तो मत्स्य है, लेकिन उसके बावजूद यह पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में 6000 मीटर नीचे तक जाने में सक्षम होगी। इसको इतना अच्छे से हम लोग तैयार करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि बीते दिनों कैसे ओशन गेट का जो टाइटन था वो पनडुब्बी गई और सब कुछ नीचे ही क्रैश हो गया, सब लोग मर गए, एक भी इंसान वापस नहीं आया। तो हम फिलहाल हर एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, हर एक नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं और चाहते हैं कि मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो और जब इस पनडुब्बी को नीचे भेजा जाए तो कोई भी परेशानी ना आए। तो खुद किरण रिजिजू हम देख पा रहे हैं कि इस पनडुब्बी में बैठे हैं और वहां से इन्होंने फोटो भेजा। तो जब कभी भी ऐसी गतिविधि होती है तो न्यूज़ चर्चाओं में आ जाती है, तो ज़रूरी होता है कि हम लोग उसको पढ़ें। तो पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है, यानी कि पनडुब्बी तैयार करके सबको नीचे भेज दिया जाएगा। लॉन्च कब किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा? तो इसको 29 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। तब से यह मिशन चल रहा है, यानी कि अभी जो भी ज़रूरी सामान है, जो भी ज़रूरी उपकरण है उसको बना रहे हैं। और इसके लिए जो अंतिम तिथि निर्धारित है वह है वर्ष 2026, यानी कि सरकार यह मानती है कि सारा का सारा कार्यक्रम वर्ष 2026 तक पूरा हो जाएगा और हमें यहाँ सफलता मिल जाएगी। समुद्र की गहराइयों में जाना है तो इससे पहले ही केंद्र सरकार एक प्रोग्राम शुरू कर चुकी थी, एक मिशन, डीप ओशन मिशन। केंद्र सरकार ने एक डीप ओशन मिशन जून 2021 में शुरू किया था। यह भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन ही है और इस मिशन को भी 5 वर्ष यानी कि 2021 से 2026 के लिए शुरू किया था, 21 से 26 वित्त वर्ष के अनुसार। बात क्लियर है सभी को? तो यह जो डीप ओशन मिशन है पहले शुरू हुआ था, इस मिशन के तहत ही मिशन समुद्रयान शुरू हुआ है और यह पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हम लोग इस तरफ भी दर्ज कर रहे हैं। कुछ कुछ बात थोड़ी थोड़ी सी कर लेते हैं इस पनडुब्बी के बारे में, क्योंकि मत्स्य 6000 अपने आप में बेहद खास है। तैयार कहाँ हुई है? तो यह तैयार हुई है NIOT चेन्नई, यानी कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान में तैयार किया गया इसको। तो अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ भारत में कि इंसानों को समुद्र की गहराइयों में भेजकर हम लोग कोई मिशन पूरा करें और कुछ रिसर्च करें। तो पहली बार हो रहा है, तो इसीलिए यह स्वदेशी रूप से विकसित की गई पहली ही इस प्रकार की एक पनडुब्बी है। 3 लोग ही इसमें जा सकते हैं, इसको इस तरह डिजाइन किया गया, यानी कि जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 3 है, इससे अधिक नहीं, लेकिन कम हो सकती है। गहराई की बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसकी एक खास बात यह भी है कि यह जो पनडुब्बी है यह मुख्य रूप से 12 आवर्स तक वर्क कर सकती है, यानी कि आप इसको समुद्र की गहराइयों में लेके जाएंगे तो आपको 12 घंटे के समय में वापस आना होगा, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे।
बट एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि समुद्र की गहराइयों में चले गए, सब कुछ हमारे अनुरूप नहीं हो रहा, सब कुछ हमारे मन मर्जी का नहीं है। कहते हैं ना कि चाहते तो बहुत कुछ है बट पूरा नहीं हो पाता। तो वही सारी चीज़ें हम लोग के साथ में, तो चाहते बहुत कुछ है, सोचते बहुत कुछ है, पूरा नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए क्या हुआ, जो लोग इस पूरे प्रोग्राम में लगे हुए हैं, कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन्होंने सोचा कि मान लीजिए 12 घंटे का तो हम बैकअप रखते हैं, बट सब चीज़ें ठीक से नहीं हुई तो तब क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने इसमें खास विषय शामिल किए और इसकी क्षमता को बढ़ा दिया। कहा कि 12 घंटे जो है यह जनरल कंडीशन है कि सामान्य समय में यह 12 घंटे तक रहेगी इस पानी के नीचे। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई आपदा की समस्या हो गई, कोई परेशानी हो गई, जल के नीचे किसी ने हमला कर दिया, क्योंकि बड़े बड़े जीव रहते हैं, अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी होती है, आप मार्ग भटक जाते हैं, तो उस स्थिति में यह जो पनडुब्बी है यह 96 घंटे तक सर्वाइव कर सकेगी। इसको इस प्रकार से तैयार किया गया है। क्लियर है बात इतनी। तो काफ़ी अच्छी क्षमता है इसकी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए, क्योंकि ज़रूरी है कि हम लोग आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार रहें, ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए, इसके साथ साथ ही 2026 तक इसके पूर्ण होने की पूरी संभावना है। बात क्लियर है सभी लोग को। तो किस प्रकार से मिशन शुरू हुआ था, क्या क्या इसमें ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं हम, और क्या क्या हम चाहते हैं, यह सब कुछ हमें पता होना ज़रूरी है। तो मत्स्य 6000 मुख्य रूप से रिलेटेड है मिशन समुद्रयान से, लेकिन इसके साथ साथ ही मिशन समुद्रयान और डीप ओशन मिशन, दोनों ही मिशन सेम ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं। दोनों की उद्देश्य सेम है। क्या क्या है वे उद्देश्य? तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है गहरे समुद्र का अन्वेषण करना। ऐसा हो पाता है कि हम समुद्र की गहराइयों में बहुत नीचे तक नहीं जा पाते, और नीचे जैसे हम जाते हैं तो एक समय सीमा के बाद में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, समुद्री जीव बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, और एक समय बिल्कुल ही अंधेरा होता है, प्रकाश नहीं जाता। अब ऐसी स्थिति में आप गहराइयों को नहीं जान सकते। तो फिलहाल यह मिशन डेडिकेटेड है गहरे समुद्र की रिसर्च के ऊपर, और नीचे जाते हुए हमें हर एक चीज़ पर रिसर्च करनी है, केवल सिर्फ और सिर्फ वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र, वहाँ की जीवों की संरचना, जीवों के लिए स्थितियाँ, उन सभी को तो देखना, जानना, समझना है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ खनिज बहुत सारे, तो उन खनिजों को लेकर के भी रिसर्च करनी है। वहाँ निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, इसके प्रकार के बहुत सारे खनिज वहाँ पाए जाते हैं। तो क्या अमाउंट है, कितने अधिक पाए जा रहे हैं, और हमारे देश के लिए या पूरे विश्व के लिए आने वाले समय में वह सभी खनिज कितने अधिक उपयोगी हो सकते हैं, इस सब बात को जानना है इस मिशन समुद्रयान में। साथ साथ ही यह भी चाहते हैं कि इस मिशन के माध्यम से हम जाने कि समुद्री संसाधनों को सतत उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैव विविधता का आकलन करना है कि समुद्र की गहराइयों में किस प्रकार की जैव विविधता है, यह हम इसके माध्यम से समझ पाएंगे। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बन गई है, समुद्री क्षेत्र हर देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया। तो ब्लू इकोनॉमी को समझना, इसके माध्यम से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षण देना, प्रत्यक्ष मानव अवलोकन को बढ़ावा देना और सक्षम बनाना, साथ साथ समुद्र में इंजीनियरिंग और नवाचारों को बढ़ावा देना, यह सभी जो उद्देश्य हैं यह निर्धारित किए गए और कॉमन है। ऐसा नहीं है कि आप मेंस में कोई आंसर लिख रहे हैं तो समुद्रयान पे आ गया तो आप नहीं लिखेंगे, या डीप ओशन मिशन पे है तो नहीं लिखेंगे। दोनों के लिए कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं ये सारे के सारे, तो इसीलिए आप दोनों ही आंसर लिखते समय इसका उपयोग कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को। तो बेहद महत्वपूर्ण है और आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कभी भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हम लेकर के आए हैं, एक सरल सा प्रश्न जिसका आंसर आपको हमें कमेंट कर देना है। बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, निपा वायरस की बात कर लेते हैं, क्योंकि केरल के कोझिकोड जिले में फिर एक बार निपा वायरस फैल रहा है। 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से भाई वहाँ पर हेल्थ अलर्ट अब इशू कर दिया गया है। सबको बोल दिया गया है कि संभल जाओ वरना परेशानी हो सकती है। संभलने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आजकल तो सब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, हम लोग लगातार रिसर्च कर रहे हैं। कोरोना जैसी बीमारी से हम लोग बच गए हैं, लड़ रहे हैं आज भी, तो उसके बावजूद निपा वायरस से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि ये तो पुरानी बीमारी है। तो इस स्थिति में आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि निपा वायरस का उपचार नहीं है हमारे पास, ना ही कोई वैक्सीन है, ना ही कोई टैबलेट है। अगर निपा वायरस किसी तक पहुंच गया तो यह समझ लीजिए कि बहुत कम संभावनाएं हैं कि वह इंसान रिकवर करेगा, और मृत्यु की चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं इसके अंदर। तो इसी वजह से ही हेल्थ अलर्ट यहाँ पर इशू किया गया है अभी केरल वाले क्षेत्र में। क्लियर है बात? तो थोड़ी चर्चा निपा वायरस पे मुझे लगता है कि यहाँ ज़रूरी है, इसलिए कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो पहला मामला था भारत में वर्ष 2001 में आया था, यानी कि 2001 से पहले भारत के लोग ये जानते ही नहीं थे कि निपा वायरस जैसी भी कोई बीमारी होती है। पहली बार इसको देखा गया कहाँ पे? सिलीगुड़ी में किसी व्यक्ति में इसको डायग्नोस किया गया।
अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में पहली बार 19 मई 2018 को कोझिकोड में ही, यानी कि जिस क्षेत्र की वजह से अभी अलर्ट जारी हुआ है उसी क्षेत्र में इसको देखा गया था 2018 में। और केरल बहुत अधिक प्रभावित रहा है निपा वायरस से, क्योंकि वर्ष 2018 से 2021 का समय बहुत अधिक निपा वायरस के प्रसार का समय था, क्योंकि 2018 में निपा वायरस फैलना शुरू हुआ और हमें पता है कि वर्ष 2020 के बाद से कोरोना ने भी अपनी पैठ बढ़ाई, तो केरल राज्य को बहुत अधिक समस्याओं का सामना यहाँ करना पड़ा था। हालांकि यह तो सारी की सारी जो बात है यह इंडिया के कंडीशन में है, बट ग्लोबली अगर हम समझते हैं तो पहली बार निपा वायरस मलेशिया में वर्ष 1999 में डायग्नोज किया गया था, वरना 1999 से पहले पूरी दुनिया ही नहीं जानती थी कि निपा वायरस जैसी कोई बीमारी भी होती है। ठीक है, इस निपा वायरस की बीमारी को निपा वायरस एन्सेफेलाइटिस के रूप में भी जाना जाता है। एक्चुअल में यह एक प्रकार का दिमागी बुखार है, यानी कि जो भी अफेक्ट होगा आपके ब्रेन पे अफेक्ट होगा और उसके बाद पूरा शरीर आपका धीरे धीरे इससे ग्रस्त हो जाता है और आप एक समय के बाद फिर प्राण त्याग देते हैं। यह हमें इस बीमारी के साथ देखने को मिलता है। बट क्या कॉज है, क्योंकि ज़रूरी है कि कोई बीमारी फैल रही है तो हम लोग यह जान लें कि बचा कैसे जा सकता है। जैसे कि कोविड जब फैल रहा था तो सबने जान लिया, समझ लिया कि यह संक्रामक बीमारी है, तो एक व्यक्ति से दूसरे में पहुंचेगी, चाहे खांसे छींके। और अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं तो ऐसी स्थिति में आप हाथ मिलाएंगे या पास में बात भी करेंगे तो भी वह बीमारी आपको हो सकती है। इतना अधिक संक्रमण था इसका। तो अभी बीते दिनों अभी आई फ्लू भी हुआ, तो आई फ्लू के बारे में भी काफ़ी फिर लोगों ने को बताया गया, अवेयरनेस पहुंचाया गया कि किस किस प्रकार से ये फैलता है और किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक इसी प्रकार जब कभी और कोई और सी बीमारी चर्चा में आती है तो लोग पहले यही जानना चाहते हैं कि कैसे बच सकते हैं। तो बचने का जो मुख्य मामला है वह यह है कि ये जो बीमारी है यह चमगादड़, जिसको फ्रूट बैट कहते हैं, उससे ही उत्पन्न हुई थी। यानी कि चमगादड़ ने इंसानों को बीमार करना शुरू कर दिया। बट चमगादड़ इंसान जनरली तो नहीं होता मिलन, वह अपना घूमते रहते हैं, हम अपना काम करते हैं, तो इसके द्वारा त्यागे गए मल मूत्र से भी इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। हालांकि शुरुआत में यह माना जाता था कि सिर्फ चमगादड़ ही इस बीमारी के लिए उत्तरदायी है, लेकिन आज के समय में और अनेक अन्य जीवों को, चाहे वह सूअर हो, ठीक है, उन सभी को जिम्मेदार माना जाता है कि इनके मलमूत्र के अंदर जो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह होते हैं वह इस बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। और जब यह बीमारी जानवरों से इंसानों में आती है तो इंसानों से इंसानों में भी फैलती है। तो यानी कि कोई सीमा नहीं है, कोई दायरा नहीं है। ज़रूरी है कि आप शुरुआत से ही परहेज रखें, बच के रहें, और जितना अधिक आप इन जीवों से दूर रहेंगे उतना अधिक बचे रहेंगे। यही इसकी एक खास संभावना है, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हम बात करें डेथ रेट की तो 40 to 75% चांस के आप हो जाते हैं कि आपकी मृत्यु अब हो जाएगी इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद। क्लियर है इतनी बात सभी लोग को? तो यह इसके खास विशेषताएं हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए और आप खुद को बचा सकते भी हैं। दूषित भोजन से बचे रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खाना वगैरह खुले में छोड़ देते हैं। केवल इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग बाहर से खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कितना हाइजीन मेंटेन कर रहा है वो, तो इस वजह से भी बीमारी होती है। और जनरली हम लोग देखते हैं ना कि अगर आप ज़्यादा बाहर का खाते पीते हैं तो फूड पॉइजनिंग की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ज़रूरी है कि इस प्रकार का भोजन ग्रहण करने से बचें। अगर आपके क्षेत्र में निपा वायरस फैलता है तो आप कुछ एहतियात भी बरत लें। क्लियर है इतनी बात सभी लोग को? इसके साथ ही उपचार की बात, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं कि आज तक इसका कोई भी उपचार डेवलप नहीं हो पाया। फिलहाल वर्तमान में इम्यूनोथेरेप्यूटिक उपचार विकास कर रहा है, मतलब विकास की अवस्था में है और मूल्यांकन की अवस्था में है। यानी कि ठीक है, टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, बट अभी क्लियर नहीं है कि यह पूरी तरह से निपा वायरस के लिए कारगर होगा या नहीं होगा। बट ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एग्जाम में बीमारियाँ पूछी जाती हैं, तो आप लोग को उसकी जानकारी रहे और एग्जाम में पूछा जाए तो बिल्कुल आप अच्छे से इसका आंसर लगाएं। जैसे कि एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अभी है फिलहाल, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। सरल सा प्रश्न है ये, ठीक है। देखते हैं हमारी अगली न्यूज़। नेचीफू सुरंग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में इस सुरंग को बना के तैयार कर लिया गया है और आज ही हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। तो ज़रूरी था कि कुछ कुछ हम लोग बात करें। यह एंट्रेंस है इस सुरंग की, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो जो भी काम बॉर्डर वाले क्षेत्र में होता है ऐसी सड़कों को बनाने का, यह किया जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये सड़क अपने आप में इसलिए भी खास होती है क्योंकि इनको कई हज़ार फीट की ऊंचाई पर बनाया जाता है। तो काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन करके और बड़ी मुश्किल से सब चीज़ें ये हो पाती हैं, जिसकी वजह से फिर मानवों यानी कि सामान्य जो हम लोग हैं, जन सामान्य के आवागमन के साथ साथ सैन्य सुरक्षा के मामले में भी यह बेहद महत्वपूर्ण होती है।
जैसे कि कहानी हम समझते हैं। तो काम किसके द्वारा हुआ ये बता दिया मैंने। इसकी जो आधारशिला थी यह 12 अक्टूबर 2020 को रखी गई थी। किसने रखी थी? मोदी जी ने नहीं रखी थी, राजनाथ सिंह जी ने रखी थी, ठीक है, रक्षाबंधन जी। क्लियर है इतनी बात? तो अब यह बताते हैं कि असम में बालीपारा चारदुआर क्षेत्र जो है यह इस सुरंग के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र को जोड़ता है। तवांग क्षेत्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहता है हमेशा से ही चाइना के मामले में। हम सभी जानते हैं कि कैसे कई बार झड़पों में तवांग का नाम चर्चाओं में आया है। तवांग वाले क्षेत्र पर चाइना अपना अधिकार दिखाता है, बोलता है कि मेरा क्षेत्र ही है। तो जरूरी है कि हम इस क्षेत्र तक अपनी आसान पहुंच बनाए रखें, चाहे मौसम कोई भी हो, परिस्थितियां कोई भी हो, जरूरत पड़े तो हमारी सेना तुरंत वहां पहुंच जाए, जिसकी वजह से हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर पाए। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि एक अच्छा रोड सिस्टम रहे, यहाँ पर आधारभूत ढांचा बढ़िया से विकसित हो ताकि परेशानियां आने जाने में ना हो। इसके साथ ही कभी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो भी इसका उपयोग हम लोग कर पाएँ, इस उन्हीं उद्देश्यों से इसको डेवलप किया गया है। हालांकि जो लंबाई है इस सुरंग की बहुत अधिक नहीं है, सिर्फ 500 मीटर ही है। और यह सुरंग जो है यह डी आकार में बनी हुई है, डबल लेन सुरंग है। ऊंचाई की बात करें तो 5700 फीट की ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। और यह कहाँ बनाया गया है? बालीपारा चारदुआर तवांग रोड पर यह रोड का नाम है। और जो रोड का नाम है वही उन्हीं क्षेत्रों को यह जोड़ भी रही है, ये आपको मैं पहले ही भी बता भी चुका हूँ। क्लियर है? ठीक है। तो इसकी खास बात यह है कि इस सुरंग के अंदर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम डाला गया है। यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम अपने आप में बेहद खास है और अलग अलग मौसम में और दिन और रात के समय जितने भी लोग यहाँ से गुजरेंगे उन सभी लोगों को यह मदद करेगा। कैसे? क्योंकि यह जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है, इस सिस्टम की एक खास बात यह है कि आपको हर एक मौसम में यह पूरा रास्ता प्रॉपर दिखाएगा। इसके साथ ही आने जाने में यदि कभी कुछ इमरजेंसी की संभावना होती है तो वह सभी सूचनाएं भी आपको समय अनुरूप मिलती रहेगी। तो यानी कि प्रॉपर आप लोग बिना किसी परेशानी के अब इस मार्ग से गुजर सकते हैं, क्योंकि इस टनल के बनने से पहले यह मार्ग सदियों में बहुत अधिक बाधित हो जाता था। इसके साथ साथ ही इस क्षेत्र में बहुत अधिक कोहरा हो जाता था। जो क्षेत्र है इसके आसपास में वहां आपको कुछ भी नहीं दिखता था, जिस वजह से जरूरी था कि इस टनल को बनाया जाए। तो अब टनल बनाई गई है, जो उसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल फीचर डाला गया है, यह आपको हर एक मामले में मदद करेगा और वर्ष के 12 महीने आपको आवागमन की सुविधा ये देने वाला। इसमें अग्निशमन उपकरणों को शामिल करने के साथ साथ ही स्वतः परिचालन रोशनी प्रणाली लगाई गई है, यानी कि आप आएंगे जाएंगे, आपके आने जाने के अनुरूप ही यहाँ पर लाइट का बढ़ना घटना जारी रहेगा। तो डरिएगा मत, भूत वाला मामला नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसा है। ठीक है। साथ साथ में कि इसमें डेटा अधिग्रहण नियंत्रण निगरानी प्रणाली, यानी कि कैमरा वगैरह अच्छे सेटअप किए गए हैं, कितने लोग गए कितने लोग आए हर एक चीज़ को यह नोटिस कर रहा है। यहाँ पर इस प्रकार का सेटअप इन्होंने लगाया गया है। ठीक है। केवल इतना ही नहीं, अगर आप इस सुरंग से पैदल भी गुजरना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि सुरंग के दोनों तरफ आपके लिए पैदल मार्ग बनाया गया है, फुटपाथ है सभी लोगों के लिए। तो ईजिली आप लोग इसका प्रयोग भी कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, क्योंकि जर्नली सुरंग में फुटपाथ वगैरह नहीं बनाए जाते, क्योंकि थोड़ा जो मार्ग है वह और कम हो जाता है। बट इसके पास पर्याप्त क्षेत्र था, तो दोनों ही तरफ पैदल वाले लोगों का रास्ता, बीच में आने जाने के लिए 2 वे रोड। ठीक है। क्लियर है इतनी बात सभी लोगों को? तो यह सारी बात इस टनल के बारे में, जैसा कि आप लोग को पता होना जरूरी है। क्या क्या लाभ होंगे इसके? जैसे कि नचीफू दर्रा है, यहाँ पर कोहरे वाला क्षेत्र बन जाता है एक समय के आने के बाद, आपको उससे बचने में मदद मिलेगी। सैन्य सहायता और सामान्य यातायात में जो बाधाएं हुआ करती थी पहले, वो अब नहीं होगी। वर्ष के 12 महीने आना जाना अब यहाँ से हो जाएगा। बुनियादी ढांचे में सुधार हो जाएगा क्षेत्र के, और जो भी बाधाएं थी अब बाधित नहीं कर पाएंगी और सब कुछ सुगम हो जाएगा। चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों तक हम लोग की अच्छी पहुंच हो जाएगी और हमारा अवसंरचनात्मक ढांचा विकास भी करेगा, और साथ साथ में भारत की सुरक्षा तैयारियां और अधिक मजबूत हो जाएंगी। यह हमारे लिए खास होगा। बाकी जन सामान्य जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं उन सभी लोग को तो खास मदद होगी ही इस टनल के माध्यम से। तो कभी भी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है नीचेफू टनल के बारे में, कहाँ बनाई गई है, किस क्षेत्र को जोड़ती है, या इत्यादि इत्यादि जो भी बातें हैं, तो याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है। तो इसको भी इस प्रकार से याद रखना है। इसी प्रकार से आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। एक सरल सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ना, तो ये तो आपके लेफ्ट हैंड का खेल है, तो बहुत इजीली आप लोग आंसर दे सकते हैं इसका। चलिए बात करते हैं हमारी आज की अंतिम न्यूज़ की, सफ़ेद सांभर हिरण। यह हिरण चर्चाओं में आ गया है फिलहाल बहुत अधिक, क्योंकि थोड़े दिन पहले इसको कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो यह सांभर हिरण होते हैं, यह सांभर हिरण जनरली इनका कलर वाइट नहीं होता, बट उसके बावजूद यह वाइट है तो दैवीय हिरण है ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि रामायण में स्वर्ण मृग था और उसके पीछे ही चले गए थे भगवान श्री राम, और
परेशानी हुई थी, ठीक उसी प्रकार ऐसा नहीं है कि ये दैवीय है या विशेष है, एक्चुअल में इसको एक बीमारी है और उस बीमारी की वजह से ये पूरा ही सफ़ेद हो गया। जैसे कि कई बार हम देखते हैं ना कि हम इंसानों में एक बीमारी हो जाती है जिस वजह से बॉडी पे वाइट पैचेस हो जाते हैं, तो ऐसी ही एक बीमारी है जो पशुओं को होती है, तो उनकी बॉडी वाइट होने लग जाती है। किसी को पूरी तरह से वाइट कर देती है, किसी को पैचेस ही देती है। बीमारी का नाम क्या है? ल्यूसिज्म। तो ल्यूसिज्म के आधार पर ही ये जो डियर है वाइट वाइट, इस वाइट डियर को कहते हैं ल्यूसिस्टिक सांभर हिरण। ठीक है, तो आप लोग को यह ध्यान रखना है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह बीमारी इंसानों से संबंधित है, तो इंसान नहीं बल्कि पशुओं से संबंधित है, जीवों से संबंधित है। तो कुछ कुछ बात इस बीमारी की कि ये बीमारी कैसे कैसे होती है या क्या क्या कारण उत्तरदायी है, और कुछ बात हम लोग सांभर हिरण की करेंगे क्योंकि यह भी ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो सांभर हिरण एक्चुअल में जो सफ़ेद रूप है पहली बार 2014 में देखा गया था, यानी कि वर्ष 2014 से पहले कोई नहीं जानता था कि सांभर हिरण सफ़ेद रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है, पहली बार यहीं देखा गया। कहाँ देखा गया था? बांदीपुर टाइगर रिजर्व में इसको देखा गया था। फिर उसके बाद से कई घटनाएं ऐसी हुई जब सफ़ेद सफ़ेद सांभर हिरण देखे जाने लगे। सांभर हिरण जनरली भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी चीन और दक्षिण पूर्व एशिया वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। यानी कि अगर मोटा मोटा हम लोग समझें तो एशिया वाले क्षेत्र में इसकी संख्या ही रहती है, इसके बाहर जनरली इसको देखा नहीं जाता। और एशिया वाले क्षेत्रों में भी ये कहाँ रहता है? शुष्क पर्णपाती वनों में, वर्षा वनों में और मिश्रित वनों वाले क्षेत्रों में देखने को ये मिल जाता है। यह मुख्य रूप से शाम या रात के समय सक्रिय होता है क्योंकि इस समय जो जंगली जीव है जो मांसाहार करते हैं जैसे कि शेर, तेंदुआ इत्यादि होते हैं, तो उनकी सक्रियता ऐसे माना जाता है कम हो जाती है, तो यह निश्चित रूप से बाहर निकलते हैं और अपने लिए भोजन वगैरह सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पर ऐसा देखा जाता है। ठीक है, इनमें जो नर होते हैं जनरली वो अपनी लाइफ में अकेले ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन महिलाएं खास बात होती हैं, महिलाएं ग्रुप में रहती हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम बताते हैं कि 16 की संख्या तक यह अपना ग्रुप बना लेती है और मिलजुल करके ही रहती हैं। तो जैसे कि अभी ये जो वाइट हिरण देखा गया है, वाइट सांबर डियर, इसकी भी ये खास बात थी कि जो जहाँ पे साइंटिस्ट थे तो वो पर्यावरणविद थे, उन लोगों ने यही बताया कि जो यह वाइट सांबर डियर है यह एक फीमेल है ना कि मेल, क्योंकि यह ग्रुप में था, इसके साथ में और भी लोग स्पॉट किए गए हैं, तो इसलिए इन्होंने माना कि यह एक मादा है, पुरुष नहीं है। ठीक है, तो IUCN ने इसको सुभेद्य के तहत यानी कि वल्नरेबल माना है अपनी रेड लिस्ट में, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। क्लियर है बात इतनी? तो सारी बात सांबर डियर की कहाँ मिलता है, कब से कह रहा था, थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बात ज़रूरी जो थी वह हमने कर ली है। इसके साथ ही कुछ बात हम लोग कर लेते हैं ल्यूसिज्म की, क्योंकि यही बीमारी है जिस वजह से यह हिरण चर्चाओं में है। तो एक्चुअल में ये जो बीमारी एक अनुवंशिक बीमारी है, ठीक है, जेनेटिकल है। तो त्वचा, पंख, फर, इनका रंग बदल देती है, यानी कि अगर आप पक्षी भी हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको ल्यूसिज्म हो सकता है। तो आपका फर जो है, जो पंख है आपके, वह रंग बदल लेंगे, आपकी त्वचा भी रंग बदल सकती है। तो कुछ भी आपके साथ में हो सकता है ये बीमारी जब हो जाती है किसी भी पशु को। क्लियर है इतनी बात? तो वह हमें वाइट दिखेगा। हालांकि यह जो बीमारी होती है किसी को आंशिक रूप से या किसी को पूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। इससे क्या होता है? रंग द्रव्य का आंशिक नुकसान होता है, यानी कि जिसको बीमारी होगी उसका रंग चेंज हो जाएगा। तो रंग जनरली माना जाता है कि या तो पीला हो जाएगा या फिर सफ़ेद ही हमें दिखाई देगा। यही दो प्रकार से रंग देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो इसकी वजह से अनियमित पैच भी उनकी बॉडीज में देखे जा सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कभी कभी पशुओं का रंग सामान्य से इतर सफ़ेद या पीला देखा जाता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? सीधा साधारण प्रश्न, और उन प्रश्नों में विकल्प हो सकता है ल्यूसिज्म। तो आपको यही लगाना है, किसी और विकल्प की तरफ नहीं जाना। और इतने साधारण प्रश्न आते हैं ये भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, कुछ बात कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की। तो कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक के 3 जिलों को शामिल किए हुए हैं, चामराजनगर, मांडव और रामनगर। यह 3 जिले इसने शामिल किए हुए कर्नाटक के। इसके साथ ही यहाँ पर 3 ही नदियाँ प्रभावित होती हैं। कौन कौन सी प्रवाहित हो रही हैं? कावेरी, अर्कावती और शिमशा। तो तीनों ही नदियाँ याद रखनी है और तीनों ही डिस्ट्रिक्ट आप लोग याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जीव, बहुत सारे फ्लोरा फोना पाए जाते हैं, तो उन सबको याद नहीं कर सकते, बट
ये बात जो 2 है आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इसको याद रखें। आप लोग यह भी कर सकते हैं कि इस प्रश्न का मुझे कमेंट में आंसर दे दीजिए, क्योंकि एक सरल सा प्रश्न आपके लिए बनाया गया है, तो आप लोगों के लिए बनाया गया, आप आंसर नहीं देंगे तो कौन देगा। तो आज के इस पूरे सेशन में बस इतनी ही बात, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी हम सभी लोगों ने कर ली है। फिर दोबारा मिलेंगे ऐसे ही, और ऐसे ही बातें करते रहेंगे, रोज़ न्यूज़ डिस्कस करेंगे, ज्ञानवर्धन करेंगे, आपको करेंगे एग्ज़ाम रेडी। तो सेशन पसंद करते हैं तो बाकी साथियों तक भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।